नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा नेता जो लोकसभा चुनाव 2019 हारता है, विधानसभा चुनाव हारता है, दूसरे या तीसरे नंबर पर चुनाव के परिणाम में रहता है, लेकिन ऐसा क्या है कि बीजेपी जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश में बाहें फैला करके स्वागत कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जितिन प्रसाद का कांग्रेस से बीजेपी में जाने पर तनिक भी अफसोस नहीं है, या फिर वो अपना नुकसान नहीं देख पा रही है, या नुकसान देख करके भी अनदेखा कर रही है। यह भी अपने आप में प्रश्न है। खैर, मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि कुछ न कुछ तो लाभ जरूर होगा, बीजेपी को कुछ न कुछ तो फायदा जरूर हुआ होगा या होता हुआ दिख रहा होगा, तभी बीजेपी के आला कमान इसको अनुमति देती है। अभी मैं विश्लेषण के शुरुआती दौर में कुछ 2-3 बिंदु आपके सामने रखता हूं कि आखिर फायदे क्या हैं। पहला फायदा तो ये कि मुख्य संदेश देने का कोशिश बीजेपी के तरफ से कि राहुल के जो भी नजदीकी हैं, जो भी उनके आसपास के नेता हैं, वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। दूसरा कि जिस किसी को भी भारतीय राजनीति में भविष्य बेहतर करना है, वो बीजेपी की तरफ देख रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 में लगभग 6 महीने के बाद है, तो यह भी दिखाने का कोशिश है कि यह जो पार्टी से आने जाने की जो प्रक्रिया है, वह योगी और योगी सरकार के तरफ से नहीं है, यह पार्टी के तरफ से है, बीजेपी पार्टी के तरफ से है, बीजेपी संगठन की ओर से है। यह संगठनात्मक चुनाव की तैयारी है बीजेपी के तरफ से। यह संदेश देने का कोशिश है। अब फिर वापस आइए कि चुनावी हार जीत के पैमाने का यदि दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण से देखा जाए, यह पैमाना यदि है हार जीत का, तो राहुल गांधी खुद अमेठी हार जाते हैं, वायनाड पहुंच जाते हैं। प्रियंका गांधी वह खुद भी उत्तर प्रदेश का प्रभारी रहते हुए कितनी सफलता दी है कांग्रेस पार्टी को, यह आप सबके सामने है। इसके अलावा अभी हाल में ही मई महीना में चुनाव परिणाम आया पश्चिम बंगाल का, उसमें अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस को कितने विधायक की जीत दिलाते हैं? 0 अंडा। तो फिर अधीर रंजन चौधरी भी तो नकारा सिद्ध हुए, तो फिर उनको कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। यह भी अपने आप में सवाल है, यदि जीत और हार ही सिर्फ पैमाना है तो। हालांकि राजनीति में जीत जरूरी है, लेकिन कुछ जीत ऐसी होती है जो सीधी नहीं दिखती है, और यही जीत सीधी तौर पर कांग्रेस नहीं देख पा रही है आज की तारीख में। और भी बीजेपी को फायदे होने वाले हैं, बीजेपी को फायदे दिख रहे हैं, जिसका विश्लेषण मैं इस वीडियो में रखने जा रहा हूं। सबसे पहले, यदि किसी ने आदित्यनाथ योगी का विरोध किया, मोर्चा खोला उत्तर प्रदेश में, तो वह स्वयं खुद जितिन प्रसाद है, जिन्होंने ब्राह्मण विरोधी कह करके मोर्चा खोला। और ये काम तब किया जब विकास दुबे का एनकाउंटर होता है, तब। तो यह भी हमें देखना पड़ेगा कि एक ऐसा नेता को लाया जाता है जो योगी आदित्यनाथ का विरोध करता है, बीजेपी का विरोध करता है, एक वरिष्ठ नेता का विरोध करता है, एक स्टार प्रचारक का विरोध करता है। जैसा कि हम सभी ने देखा है कि बीजेपी पार्टी कैसे बंगाल का चुनाव हो, आसाम का चुनाव हो, महाराष्ट्र का हो, कर्नाटक का हो, हर जगह स्टार प्रचारक के रूप में
खड़ा करी है और उसका विरोध करने वाले जतिन प्रसाद को कांग्रेस से बीजेपी में लाती है। तो ऐसा कुछ न कुछ तो जरूर है जो बीजेपी देख रही है और कांग्रेस देख नहीं पा रही है, या फिर देख करके भी अनदेखा कर रही है। और संभवतः मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वह देख करके ही अनदेखा कर रही है, इसके पीछे भी राजनीति है। और इसका बारे में जो विश्लेषण है वह भी मैं इसी वीडियो में रखने जा रहा हूं। यानी कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता बीजेपी में आकर कितना लाभ देंगे बीजेपी को, मेरे हिसाब से यह भी अपने आप में सवाल नहीं है। यकीन मानिए कि बीजेपी ने बहुत बड़े फायदा या बहुत बड़ा लाभ के लिहाज से पार्टी में नहीं लाई है, तो फिर क्यों लाई है? जतिन प्रसाद का बीजेपी में आना बीजेपी के लिए लाभ से ज्यादा प्रियंका और राहुल गांधी के गाल पर जोरदार राजनीतिक तमाचा है। इसे आप समझें। इस पूरे प्रकरण का विश्लेषण कुछ लोग जातीय दृष्टिकोण से भी कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि यह गलत है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जतिन प्रसाद ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए इस चेहरे को लाया गया है। लेकिन मैं अपने देखने वालों को यह बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास कई ब्राह्मण नेता हैं, तो एक नए ब्राह्मण चेहरे की आवश्यकता नहीं है। जैसी अभी की राजनीति है, जैसा अभी का परिदृश्य है, और जातीय आधार पर बीजेपी को लाभ जतिन प्रसाद से होने वाला भी नहीं है, यह भी इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर बीजेपी में जतिन प्रसाद के आने का फायदा क्या होने वाला है? ऐसा क्या यूनिक चीज है जो बीजेपी ने देख लिया? लाभ मिलने वाला है, और उसका जो लाभ है इस रूप में है, एक सेंटिमेंट के रूप में है, एक भावनात्मक रूप में है। एकदम से टूटी हुई कांग्रेस वो और ज्यादा टूट गई, वो और ज्यादा बिखर गई। राहुल के नेतृत्व में, प्रियंका के नेतृत्व में यह संदेश चुनाव से पहले देने के लायक बन गया है, चूंकि प्रियंका गांधी स्वयं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2022 में होना है, जो कि अब से 6 महीना का बाद होगा। कुछ लोग इसका विश्लेषण बीजेपी के कांग्रेसीकरण के रूप में कर रहे हैं। हाँ, एक बात और बता दूं कि कांग्रेस के संबंध में यह भी संदेश देने का कोशिश किया गया है बीजेपी के तरफ से कि जो लोग, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं कांग्रेस छोड़ रहे हैं, वो राहुल प्रियंका के नजदीकी हैं, खासम खास हैं। अब आइए, कुछ लोग इसका विश्लेषण कांग्रेसीकरण के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि कांग्रेस को आज के तारीख में बीजेपीकरण की आवश्यकता है, न कि बीजेपी को कांग्रेसीकरण की। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि आसाम से हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मध्य प्रदेश, इसके अलावा रीता बहुगुणा हो, नजमा हेपतुल्ला हो, राजीव गांधी के बेहद खासम खास, बेहद करीबी रहे पूर्व सांसद अमेठी से संजय सिंह, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में जगदम्बिका पाल 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, 2019 में अम्मार रिजवी ने भाजपा का दामन थामा। इसके अलावा जतिन प्रसाद के छोड़ने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद गुजरात कांग्रेस में भी सुगबुगाहट दिखने लगी है। मिलिंद देवरा की भी छटपटाहट कांग्रेस में स्पष्ट रूप से दिख रही है, क्योंकि वो भी अब कहने लगे हैं कि गुजरात सरकार अच्छा कार्य कर रही है। सवाल यहाँ यह उठता है कि आखिर कांग्रेस के युवा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जतिन प्रसाद हो, या आसाम से हेमंत बिस्वा शर्मा हो,
और अब सचिन पायलट राजस्थान से तैयार बैठे हैं कांग्रेस से निकलने के लिए। हालांकि यह 2020 में ही निकल गए होते, लेकिन जो 25 या 22 या 25 जो विधायक थे उसको वो इकट्ठा नहीं रख पाए। और दूसरा रीजन कि वो संभवतः राज्य की राजनीति करना चाहते हैं। यदि वो केंद्र की राजनीति करना चाहें तो सचिन पायलट का भी उतना ही बाहें फैला करके बीजेपी स्वागत करेगी जितना ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में, जितना उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद का किया गया और जितना आसाम में हेमंता बिश्व शर्मा का किया गया। लेकिन वो राज्य की राजनीति करना चाहते हैं और अभी फिलहाल राज्य की राजनीति में वसुंधरा राजे जो कि बीजेपी का चेहरा है, वह ऐसा कतई नहीं होने देगी कि वह अपने बराबर या अपने से ऊपर किसी को बनने दे राज्य स्तर में बीजेपी का चेहरा। ऐसा कोई भी नेता वह पनपने नहीं देंगी कि उससे बड़े कद का नेता आ जाए। तो यह भी अपने आप में सवाल है कि कुछ रणनीति बदलाव सचिन पायलट को भी करने पड़ेंगे यदि बीजेपी में आना है तो। हालांकि जितिन प्रसाद के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी सचिन पायलट को फोन करती हैं, तो यह भी अपने आप में सवाल है कि कैसे छटपटाहट में ये लोग फोन करते हैं सचिन पायलट को। या वही सचिन पायलट जो कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कैसे गांव-गांव जाकर के लोगों को कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाते हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनने के समय आता है, चीफ मिनिस्टर बनने का समय आता है सचिन पायलट का, तो एक बुजुर्ग नेता अशोक गहलोत को सचिन पायलट के कंधे पर बैठा दिया जाता है। और यही कारण है मध्य प्रदेश में भी कि कमलनाथ को आगे कर दिया गया। मध्य प्रदेश में जब वह सरकार बनाने के स्थिति में होती है कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ एक बुजुर्ग चेहरा जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधे पे बैठा दिया जाता है, जबकि उनसे वादा किया जाता है कि कांग्रेस सरकार में आई तो फिर सीएम का चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ छल है, धोखा है, फर्जी है कांग्रेस पार्टी का, जो ये सभी कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं। चूंकि कांग्रेस अपना राजनीतिक भविष्य देख नहीं पा रही है या देख करके भी अनदेखा कर रही है, मैं तो कहूंगा कि वह देख करके भी अनदेखा कर रही है। क्यों, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और यही कारण है कि युवा वर्ग उनसे अपना नाता तोड़कर राजनीतिक भविष्य कहीं और दूसरे पार्टी में, और वो भी बीजेपी में देख रहे हैं। एक बात आप सभी यहाँ पे गौर करें कि सचिन पायलट हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, जितिन प्रसाद हों या हेमंत बिश्व शर्मा हो आसाम में, इनके जैसे युवा नेता से तो काम कराना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस आला कमान इस कोशिश में भी रहती है कि इन युवाओं का जो कद है, नेताओं का जो कद है, इतना न बढ़ जाए कि राहुल प्रियंका के लिए खतरा बन जाए। चूंकि राहुल उर्फ पप्पू पीएम कैंडिडेट रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और यही कारण है कि कांग्रेस में युवाओं नेता जो कद्दावर नेता के तौर पर उभर रहे होते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है ताकि खतरा हमेशा कम रहे और युवा नेता के तौर पर पप्पू सबके सामने उपस्थिति दर्ज करता रहे। चूंकि ये लोग ऐसे हैं कि राजनीतिक पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखा है। कुल मिलाकर के बीजेपी यह संदेश देने में सफल रही है कि राहुल गांधी का नेतृत्व नाकाम रहा है। पार्टी को आगे ले जाने में, पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाने में, उनसे काम लेने में, अपने कार्यकर्ता व नेताओं को सम्मान देने में नाकाम रही है।
तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो मेरे व्यूअर जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को मजबूती दें, ताकि तथ्यात्मक, तर्कपूर्ण और प्रामाणिक बातें आप तक पहुंचाता रहूं और इसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद।